हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम बड़ी एनर्जी के साथ अपने चैनल पर आ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो कि पाइथन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। अब इससे भी पहले मैंने 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसका सिर्फ हम एक पार्ट में पढ़ लेंगे सारा, मतलब इसकी दूसरा पार्ट नहीं है इस वीडियो का। तो हम बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। इसकी पहली डेफिनेशन यही है कि कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोग्रामर्स हैव रिटन बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ए टोटली डिफरेंट लैंग्वेज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। अब इस डेफिनेशन से हम टोटली समझ गए होंगे कि जो कि कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम समझते हैं उसको, वो वैसे नहीं समझ पाता। जैसे हमने लिख भी दिया ना टाइपिंग से इंग्लिश में कुछ भी, तो वो उसको भी नहीं समझ पाएगा। वो सिर्फ समझेगा अपनी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है सर? मशीन लैंग्वेज वो होती है जिसमें जितनी भी मशीनें हैं ना, बात करती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। अब मशीन को अगर एक लिविंग थिंग मान लें, अब वो भी तो बात करेंगे ना। अब वो मशीन लैंग्वेज में बात करती है अपनी। अब कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुका है पहले से ही, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू में, कि बाइनरी लैंग्वेज होती कौन सी है। जिसमें हमारी डिजिट आती हैं 0 1 0 0 1। सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट या किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, बस ये 0 1 से, जैसे 0 कोई आ गया होगा या फिर 1 कोई पीछे होगा, एक तरह से उसका मिक्सअप करके ना किसी भी नंबर को बताते हैं। और कंप्यूटर जो है उसको तुरंत समझ लेता है, और जो आउटपुट देता है ना वो हमको, वो हमारी लैंग्वेज में देता है, ताकि हम उसको समझ सकें। ये नहीं कि वो अपनी लैंग्वेज में दे देगा। अगर सोचो कि उसने अपनी लैंग्वेज में दे दिया 0 1 0 0 1, ऐसे मतलब कोड में दे दिया, कि आप समझ जाओगे इसे? लिटरली नहीं समझ पाओगे। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वो इनपुट लेता है अपनी मशीन लैंग्वेज में, और आउटपुट देता है हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो इतना हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है भाई साहब, और ये किस किस में अपना इनपुट देता है। ओके, अब सोर्स कोड क्या होता है, ये हमारा पॉइंट आ गया। सोर्स कोड refers to the original code written in a programming language by a programmer। अब सोर्स से पता चल रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज मिल रही है। मतलब कि उसको कोई प्रोवाइड करा जा रहा है। एक एक तरह से कह सकते हैं हम, कोई भी उसको इनपुट प्रोवाइड करा जा रहा है। सोर्स कोड उसे मिल गया, अब उसे रन करेगा और अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। अब सोर्स कोड वो होता है जो भी हमारा इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट जो होता है हमारा, राइटिंग अच्छी नहीं बैठती इस पे, मुझे भी लिखना पड़ेगा इनपुट। अब मशीन कोड क्या होता है? अब भाई सोर्स कोड तो हमने दे दिया अपनी लैंग्वेज में। अब मशीन कोड मैंने बताया भी कि वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है। रिफर्स टू द कोड कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट। ओके, तो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है भाई साहब अपने आप। फिर मशीन कोड कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो अपना काम जारी रखता है, कि उसको रन करता है। जो भी हमने प्रोग्राम दिया उसको रन करेगा, अपनी लैंग्वेज में रन करेगा। और रन करने के बाद जब हमारा पूरा सिस्टम रन कर गया तो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। अब इसमें जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो कौन से हैं? वो आते हैं टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। इट मीन्स कि उसने जो ट्रांसलेट करी हमारी लैंग्वेज, वो कैसे कैसे ट्रांसलेट करी। अब दो तरह से वो ट्रांसलेट करता है। फर्स्ट क्या है, कंपाइलर। दूसरा क्या है, इंटरप्रेटर। अब इन दो टर्म के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो चलिए, देखिए ये पूरा बेसिक डिफरेंस मैंने आपको एक तरह से टेबल फॉर्म में दे दिया है, ताकि क्योंकि टेबल फॉर्म में ना ज्यादातर नंबर हम गेन कर पाते हैं। अगर हम वैसे लिखेंगे ना पॉइंट पे, वैसे नहीं, टेबल फॉर्म में हम सबसे ज्यादा नंबर गेन कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको टेबल में प्रोवाइड कराया है। तो डिफरेंस हम इसका पढ़ते हैं कि दो हमारे जो लैंग्वेज के कन्वर्टर है वो कैसे हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कैसे कैसे हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं। अब कंपाइलर देखते हैं, पहले इनपुट में देखते हैं। ये रहा हमारा इनपुट। इनपुट में कंपाइलर करता क्या है? एक कंपाइलर टेक्स इन एंटायर प्रोग्राम एज इट्स इनपुट। अब और ये भी पढ़ लेते हैं, एन इंटरप्रेटर टेक्स इज सिंगल लाइन ऑफ कोड और सिंगल इंटरसेक्शन
सच एज लूप एज इट्स इनपुट। अब भाई साहब जो इनपुट लेता है ना कंपाइलर, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तरह समझ लो कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर, ये दोनों अपने अलग अलग ढंग से काम करेंगे भाई साहब। कंपाइलर बोलता है भाई साहब मैं तो पूरा प्रोग्राम एक साथ ले लूंगा, फिर उसको एक साथ में रन करके जो भी गलती है मैं आपको बता दूंगा बाद में, जो भी अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो मैं आपको बाद में बता दूंगा। कंपाइलर तो ये कहता है। अब इंटरप्रेटर ये कहता है कि मैं पूरा नहीं लूंगा एक साथ, मैं लूंगा लाइन बाय लाइन। अगर आपने लाइन लिखी, अगर आप दूसरी लाइन में गए ना, तो मैं पहली लाइन में जो भी गलती है मैं आपको वो बता दूंगा, समझ गए? या फिर वो पहली पहली लाइन ले ली उसने, इनपुट में अपनी ले ली, फिर उसे देखेगा कि सही है कि नहीं है। अब उसने देख लिया पूरा सही है, फिर वो अगली लाइन पे चलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं तो फिर रुक जाएगा, एरर दिखा देगा उसमें। जब तक उसको ठीक नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। और कंपाइलर में ऐसा नहीं है, अब बेशक पूरा कर दो भाई साहब, आपने ये लेके पूरे तक कर दिया, अब बस आपको चेक करना है, एंटर दबा देंगे जैसे ही, तो हमारा कंपाइलर जो है ना, वो जितने भी एरर हैं सबको अंडरलाइन कर देगा रेड लाइन से, जैसे मैंने ये कर रखा है। अरे सर आपने भी यहाँ पे कर रखा है, मतलब आपका गलती है? नहीं नहीं नहीं, मेरा गलती नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए करा है कि मैं मिटा भी सकता हूँ, देखो इसको, ये मिटा दिया, अब अच्छा लग रहा है। तो हमने इनपुट पढ़ लिया, इनपुट कैसे कैसे लेते हैं दोनों, अब आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं दोनों, ये भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं कंपाइलर कैसे करता है। इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम द होल प्रोग्राम। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इट डज नॉट जनरेट एनी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी गलतियां होंगी, कंपाइलर वाला मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारी गलतियां होंगी वो हमें पता कैसे बताएगा, वो हमारे एक तरह से ऑब्जेक्ट कोड से बताएगा। कि जैसे इस रो में है C2 C1 करके एक कोड दे देगा, तो हमें उसे पहचानना पड़ेगा। सी हो गया हमारा कॉलम और R1 हो गया रो, मतलब कि इस कॉलम में और इस रो में हमारी गलती है, सिंपल, फिर हम उसे जाके ठीक कर लेंगे। तो मतलब कि ये जो एक तरह से ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड कर देता है हमको, जब हमारी कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है। इनपुट ले लिया इसने, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस ही नहीं करता भाई साहब, ये कोई भी ऑब्जेक्ट कोड नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये आपको सिंपली बता देगा भाई साहब गलती यहाँ पे, मतलब कि उसको अंडरलाइन ये ऐसे अंडरलाइन कर देगा। आउटपुट की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं मेमोरी की, कि कौन कितनी ज्यादा लेता है। अब जो ये कंपाइलर होता है ना, ये हमारी ज्यादा मेमोरी लेता है, ये रहा, रिक्वायर्स मोर मेमोरी कंप्यूटेशन, मतलब अपनी प्रोसेस के द्वारा ये बहुत ज्यादा मेमोरी ले लेगा आपकी। मेमोरी मतलब रैम हो गई हमारी, ठीक है। रैम क्या होता है? एक तरह से हमारा वर्किंग प्लेस होता है, तो उसको ज्यादा घेरेगा, ठीक है। स्टोरेज नहीं होता, वो रैम होता है, एक तरह से वर्किंग प्लेस हमारा। अब ये क्या होता है? इंटरप्रेटर ये बहुत ही कम लेता है, तो इसलिए लोग ज्यादा इसे कन्वीनियंट समझते हैं कि हमारी रैम कम ले रहा है। अब एरर क्या होता है? मैंने बताया कि डिस्प्ले, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिस्प्ले लिट्स ऑफ एरर ऑफ एंटायर प्रोग्राम विद द लाइन नंबर्स एंड द एरर इन दैट। देख लो भाई साहब, जो मैंने बोला था वो सिंपली लिखा हुआ आ गया, कि जो भी एरर होगा ना वो लाइन नंबर के साथ एक कोड के साथ जनरेट कर देगा वो एक साथ। पर इंटरप्रेटर ऐसे नहीं करता, इंटरप्रेटर करता है कि एरर जो होगा वो सिंगल लाइन में देगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन, वन लाइन एट ए टाइम, मतलब कि एक लाइन एक एक बारी में देगा। अब एक लाइन में एरर दे दिया, जब तक आप उसे आगे बढ़ाओगे इतने में वो एरर दिखा देगा, उसको ठीक कर लो आप। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई साहब अब हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम समझ रहे हैं कि जो ऑपरेट करता हो, ऑपरेट मतलब जो कि संभालता हो जितने भी प्रोग्राम या फिर जितने भी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में रन कर रहे हैं। एक तरह से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा सीपीयू में होता है। सीपीयू में पता ही है, हमारा कंप्यूटर का दिमाग होता है, जैसे हमारा दिमाग है वो सब कुछ हैंडल करता है, सब कुछ, एवरीथिंग। वैसे ही जो सीपीयू होता है वो भी कंप्यूटर का सब कुछ हैंडल करता है, जितने भी प्रोसेस वगैरह है वो सब सीपीयू हैंडल करेगा। अब वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी किसी पे वर्क करता है, एक तरह से उसका भी कुछ है जिस पे वर्क करता होगा, मतलब कि किस प्रोसेस से वर्क करता है। अब जैसे सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और पे करता होगा। अब उसी को हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मतलब पीसीबी। ये तीन चीजें, मतलब एक तरह से डेफिनेशन है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है कहीं, समझ लो भाई साहब, हमने तो पीसीबी लिए सर, हमने तो पीसीएम लिए विद कंप्यूटर विद पाइथन। डस ना ले, नहीं डसेगा, हमारे साथ पढ़ोगे कैसे डसेगा। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो गया हमारा, इसकी डेफिनेशन। एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे वर्क करता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे, टू मैनेज ए प्रोसेस, मतलब कि किसी भी एक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए भाई साहब सही सही ढंग से चलेगी,
मैं आपको सही ढंग से चलाऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, ये थोड़ी 8 स्टेप है, नहीं 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। इन 6 स्टेप से पूरा कंट्रोल कर लेता है। प्रोसेस आईडी, स्टेट, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर और सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स हमारे वो होते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, दीज आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेसेस। सीपीयू रजिस्टर मतलब कि अब देखो, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को कंट्रोल तो करता है। अब भाई साहब जब तक उसे बताओगे नहीं कि करना कैसे है, समझ रहे हो, जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि भाई साहब तुझे इधर से उठाना है इधर रखना है, हमने उसे बता दिया, तो जो हमने बताया, अब वो इन्फॉर्मेशन भी तो वो रखेगा अपने पास। हमने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी भाई साहब, अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुझे ये ईंट उठा के वहां पर रखनी है, तुझे काम करना है और ये सब कुछ भी, पेन तुझे तोड़ना है ओढ़ना है, कुछ भी बता दिया, अब आपने उन्हें अपने दिमाग में रख लिया उस इन्फॉर्मेशन को, अब उसी से आप काम करते जा रहे हो। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम झमेला होता है, वो भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास कि ऐसे ऐसे काम करना है, और वैसे ही वो काम करता है उसी के रिस्पेक्ट में। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कहीं पे स्टोर करेगा, और वो जो जहां स्टोर करता है वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वो होते हैं हमारे सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ये ऐसे, ठीक है, लाइन लाइन होती है इसमें। अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन एक और बताता हूँ, दीज आर द स्मॉल डेटा होल्डिंग प्लेसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा is captured and its data is almost similar to about its working। समझ गए होंगे आप। वैसे जो मैंने एक तरह से आपको सीपीयू रजिस्टर का ही बताया है डेफिनेशन, ये शुरू के 5 की क्यों नहीं बताई, क्योंकि यार ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बस आपसे ये बाई चांस पूछ लिया जाए कि इसके पार्ट्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी के, बस फिर आपको सिर्फ ये पार्ट्स बताना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा था। और आगे चलने से पहले बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक काम कर दीजिए, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए और घंटा बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा यार, जो मैंने मेहनत कर रहा हूँ ये जितनी भी, वो आप तक जल्दी पहुंच बहुत ही जल्दी पहुंचेगी। और अब मैं वीडियो को ज्यादा ही जल्दी से बनाना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे थोड़ा काम से छुटकारा मिला है। तो बस आपका छोटी सी हेल्प ना बहुत लोगों की हेल्प काम आ सकती है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो ही लाइक करना, अगर नहीं लग रही है तो मुझे थोड़ा सा कमेंट में बता देना कि गलती क्या है सर, अब फिर मैं उसको आगे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा उसे अपनी। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरे सर आपने तो बड़ा लंबा भाषण दे दिया, आगे चलो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। चल रहे हैं, रुक जाओ, चलते हैं। हाँ, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सर क्या है, जल्दी बताओ सर। अरे बता रहे हैं, रुक जाओ, ये आपका चैप्टर खत्म होने वाला 3 4 स्लाइड में ही अब। चलो पढ़ते हैं, 2 4 डेफिनेशन है जो कि आती है। अब पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम आधे से ज्यादा समझ जाते हैं। refers to the simultaneous working of multiple processes to solve a computational problem। इसका मतलब ये है कि पैरेलल कंप्यूटिंग जो होता है ना, एक हमारे कंप्यूटर का प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है कि कितनी ही मुश्किल जो हम प्रॉब्लम दे देते कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई भी हमने चीज दे दी, भाई साहब तुम इसको सॉल्व करके दो, वो तो सॉल्व कर देगा, पर वो सॉल्व पता है कैसे करेगा, उस पे बहुत सारी प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस रन करेंगे जब भी वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है आसानी से। अब देखो, जैसे एक जगह मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 250 बॉल पड़ी है। अब इन 250 बॉलों को आपको 2 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना है। अगर आप उसे अकेले करोगे तो आपको बहुत देर लग जाएगी, बहुत ज्यादा देर। अगर आपके 20 25 दोस्त हुए भाई साहब, वो तो भर भर के ले जाएंगे एक साथ। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर की जो मल्टीपल प्रोसेस होती है, जो बहुत मुश्किल कठिन प्रोसेस होती है, उसको कंप्यूटर संभालता है अपनी अपने और तरह, एक तरह से प्रोसेसर के द्वारा। एक प्रोसेसर उस पर काम कर रहा है, पर उस आसपास के भी सारे प्रोसेसर जो है ना, उसको बोलते हैं कि भाई साहब तू अगले काम को छोड़, तू ये वाला काम कर। और वो जितने भी मल्टीपल प्रोसेस है ना, वो सब मिलके एक हाई प्रॉब्लम को, जो कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती है, मुश्किल प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व कर देती है। हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं उसके। इसे कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। अब थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग मतलब धागा वागा कुछ मत समझ लेना, डेफिनेशन पढ़ो। Threading refers to dividing a program into independent unit and then running these independent unit as separate process। ओके, अब थ्रेडिंग का मतलब ये है
इसकी डेफिनेशन से हम समझ गए हैं कि कोई भी हमने एक प्रोग्राम को कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर दिया। अब इनपुट क्या प्रोवाइड करा भाई साहब, मैंने इसे इतने दे दिया इस इनपुट की ये बड़ी मुश्किल से करेगा, पर वो क्या करता है ना, मैंने एक साथ दे दिया, चलो इनपुट बहुत लंबा मैंने 10-15 पेज का दे दिया। अब वो क्या करेगा, अगर मैंने उसमें कोई सी एडिटिंग करने के लिए कह दी उससे, वो क्या करेगा, पहले उसको तोड़ देगा छोटे छोटे में। जैसे हमने तोड़ते किसी भी मैथ्स को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी भी आंसर को लर्न करने के लिए, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। भाई साहब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें पढ़ना है, जिसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ूंगा, ऐसे सोचते हैं हम। वैसे ही थ्रेडिंग में होता है। थ्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर भी भाई सब दिमाग वाला है, बहुत पता है। अब कंप्यूटर ने क्या करा कि वो इन इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटों में तोड़ देता है, फिर उसको पढ़ लेता है, फिर लास्ट में जोड़ देता है, सेपरेट कर देता है, फिर उसे रन कर देता है। उससे क्या होता है, जल्दी हमारा टाइम बचता है और जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग कोई बादल बादल नहीं है भाई साहब यहाँ पे। इट इज अ डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज सर्विस, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। अब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, होम शॉप 18 हो गया, मतलब कि जितनी सर्विसेज को नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा लोगों में फैलाना, एक तरह से अपना बिजनेस करना ओवर द नेटवर्क, इसी को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैं जब भी बोलूंगा जब लाइक का बटन दबाओगे, मैं नहीं बोल रहा, जल्दी से लाइक करो, देन आई एम गोइंग टुवर्ड्स अहेड, मूव अहेड। ओके, करो जल्दी करो, आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा था भाई साहब भी, कि जितने भी सर्विसेज है उसको नेटवर्क में प्रोवाइड करते हैं। और इसकी डेफिनेशन याद कर लो, द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडिंग ओवर द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, अब पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड इसके दो आते हैं। अब पब्लिक मतलब कि जो कि पब्लिक में पूरी इंडिया में फैला दी गई, मतलब पूरी पब्लिक जितने भी लोग हैं ना सब में फैला दी गई है। ये क्या होती है हमारी, देखो मैंने कहा था गूगल। गूगल भाई साहब सबके फोन में मिलेगा आजकल, ये हमारी सारी सर्विस दे रहा है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब चीज हमारे घर तक पहुंचा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग से, पब्लिक क्लाउड से। एक तरह से ये नेटवर्किंग साइट है, आजकल पता ही होगा जब बहुत कुछ नेटवर्क हो रहा है भाई साहब, नेटवर्क ने पूरी तरह घेर लिया हमें। अब लोग पहले क्या करा करते थे कि सर्विस को पहुंचाते थे इसके घर से उसके घर तक। अब क्या होता है, नेटवर्क से डायरेक्ट डाला, ये सेंड, ये रिसीव, डेड पैड, डर से काम हो जाता है। ठीक है, पब्लिक क्लाउड समझ गए आप, कि जो कि लोगों को प्रोवाइड कराएगा। अब प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट मतलब समझ गए जो कि अपना नजीज होता है, मतलब एक तरह से हमारा ही। इट कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी मान लो, अब उसके 50-60 मेंबर है, अब उसने कोई भी चीज अपने एक तरह से कोई भी प्लान नेटवर्किंग से किसी और को भेज दिया, अपने दूसरे मेंबर को भेज दिया। तो इससे ये होता है कि एक बंदा अपने वेरियस मेंबर्स को कुछ ना कुछ रिसोर्स भेज रहा है ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अब उसे प्राइवेटली भेज रहा है, क्या पता अगर उसे देखो पब्लिक में करता है, उसके सारे आइडिया वगैरह जो है भाई साहब, जो जिसकी वजह से उसकी कंपनी ऊपर जा सकती थी वो नीचे आ जाएगी और भी कंपनी उसे चुरा लेंगी। तो उसको बचाने के लिए हम उसे प्राइवेटली यूज करते हैं, और इसी को कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि प्राइवेट क्लाउड जब भी यूज होता है एक तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कम्युनिटी जब उसे यूज करती है। और यूज कैसे करें कि क्लाउड, हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हम पहले ही समझ चुके हैं कि सर्विस ओवर द नेटवर्क। अब सर्विस प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब भाई साहब ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम सिर्फ एडवांटेज ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, मतलब कि पैरेलल कंप्यूटिंग के फायदे क्या क्या हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से इजीली सॉल्व कर लेता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट टू। भाई साहब वो अब तोड़ के जल्दी जल्दी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर रहा है, तो जितने भी प्रोसेस सारी उस पर ही लगा रहा है, तो टाइम बचाएगा।
और हमारा पैसा ही बचाएगा। समझ रहे हो? टाइम बचाएगा और पैसे बचाएगा। अब बोले कॉस्ट कैसे बचाएगा सर? भाई साहब, जो टाइम होता है ना, वो हमारा पैसा ही होता है। हमारा एक एक सेकंड पैसा होता है। ओके, तुम कितने भी करोड़ों दे दो ना, तुम अपना एक सेकंड खरीद नहीं सकते। टाइम सबसे महंगा होता है। कोई पूछे ना व्हाट इज द कॉस्टलीस्ट थिंग, तो आप बोलोगे टाइम। टाइम कैनॉट बी बाय बाय एनी वन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा, इट मेक्स इजियर टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स और हार्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ा था अभी। इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट यूज ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर। ओके, मतलब कि ये कह रहा है कि जो भी हमने अंडरलाइन चीज करी ना, तो उसको एक तरह से अलग तरीके से दर्शाएगा। भाई हमने जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर दिया, उसको अलग तरीके से शो करेगा, ये भाई साहब ये टॉपिक है, फिर इसके नीचे वाला आप पढ़ लो। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी थोड़ी मेरी गलती होंगी वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा नया नया है अभी। सो बाय, गुड बाय, मजे लीजिए जिंदगी के, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और अपना चैनल पढ़ते रहिए। ओके, सो बाय।